चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के बाद मैं आपको वापस वही क्वेश्चन नंबर 2 में लेके चलता हूं, जहां पे हम लोगों ने एक आईआरआर गिनना अभी बाकी रखा है और हमने एनपीवी और पीआई को गिना था। तो चलिए वापस वही सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और उसमें हम आईआरआर की काउंटिंग करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे अभी आ जाता है। इसी सेकंड क्वेश्चन में आप याद करें तो हम लोगों ने क्या क्या गिन लिया था, एनपीवी गिन लिया था एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिन लिया था। अब जो गिनना बाकी है वो इन दोनों में आईआरआर गिनना बाकी है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट में मैं आपको आईआरआर की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बच्चों ध्यान देना, आईआरआर आप जितना अच्छा गिन पाओगे उतना ही आपको हर एक सवाल में फायदा होने वाला है। इसमें एक नया पेज हमको ऐड करना पड़ेगा और आईआरआर की हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए एक नया पेज ऐड करते हैं और आईआरआर गिनते हैं। आईआरआर लाने के लिए हमें ज़रूरत थी एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव एनपीवी तो मिल चुकी है कितने परसेंट पे, 10% पे। और लकीली यहाँ पे इन्होंने और 2% भी दिए हैं, 18% एंड 20%। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले 18% एंड 20% पे भी एनपीवी निकाल के लेके आते हैं, राइट। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। चलिए देखो मैं क्या करने वाला हूं, वापिस एक बार एनपीवी का फॉर्मूला लिखूंगा। एनपीवी इज इक्वल टू सिग्मा डीसीएफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और वही एनपीवी को मैं इस बार ऐसे लिखूंगा, सिग्मा डीसीएफ कैसे आएगा बच्चों, क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर जो है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैश फ्लो के साथ, तो मुझे सिग्मा डीसीएफ मिलेगा और उसी में से माइनस करना पड़ेगा मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कुछ इस तरीके से मुझे जाना पड़ेगा। अब देखो मैं ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर है वो पहले ले लूंगा 18% के। मैं पहले 18% पे गिनना चाहता हूं एनपीवी, तो मैं यहां पे लिखूंगा एनपीवी एट द रेट 18% जो आएगी उसके बारे में बात करूं तो उसका क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर मुझे लेना पड़ेगा 3.127 इनटू जो भी मेरा कैश फ्लो आने वाला है प्रोजेक्ट ए में। अभी मैं ये प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज एवरी कंप्यूटेशन इज फॉर प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट ए में 4 लाख का कैश फ्लो आने वाला है, तो 4 लाख लिखूंगा और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट का है वो माइनस करूंगा। दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए इज रुपीज 12 लाख। तो ये करने से मुझे एनपीवी मिल जाएगी एट द रेट 18%। आप कैलसी पे इसे सॉल्व कीजिए, राइट। मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसमें से मैं 12 लाख को माइनस करता हूँ बच्चों, मुझे 50,800 की पॉजिटिव एनपीवी मिली। अब मैं दूसरी एनपीवी गिनना चाहता हूँ इसी प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट ए के लिए। तो वो एनपीवी एट द रेट में गिनूंगा इस बार 20%, राइट। अलग अलग परसेंटेज दिए, सबका इस्तेमाल कर लो। एक पॉजिटिव एनपीवी तो हमें ये मिल चुकी है, यानी कि अब आगे वाली जो 10% पे पॉजिटिव एनपीवी थी ना, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 10 और 20% का यूज करेंगे तो जो गैप है डिस्काउंट फैक्टर का वो 5% से ज्यादा हो जाएगा। और आगे के इलस्ट्रेशंस में आप सबने सीखा है कि अगर डिफरेंस 5% या उससे ज्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से आपके एनपीवी के आंसर में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं तो 20% जो है उसका मैं फैक्टर लूंगा 2.991 इनटू करूंगा इसमें 4 लाख का फिगर, तो 4 लाख हमारा कैश फ्लो था, और माइनस करूंगा इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 12 लाख का फिगर। तो जो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2.991 इंटू 4 लाख और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं 12 लाख का फिगर। तो मुझे इस बार 3,600 की नेगेटिव एनपीवी मिली है। बच्चों मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, आप समझ लेना कि जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो एक्चुअली में नेगेटिव एनपीवी है। देखिए एक पॉजिटिव एनपीवी मिल गई, एक नेगेटिव एनपीवी मिल गई। तो अब मुझे ये 10% पे गिनी हुई एनपीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं चाहता हूं कि दो डिस्काउंट फैक्टर के बीच का गैप जो है वो कम से कम रहे। और देखिए यहाँ पे दोनों ही डिस्काउंट फैक्टर का गैप सिर्फ 2 का है, तो मेरे हिसाब से ये वैलिड है, राइट। चलिए ये मैंने कर लिया, ये दोनों ही काउंटिंग जो मैंने कर ली वो प्रोजेक्ट ए के लिए कर ली। वैसे ही अब मुझे काउंटिंग करना पड़ेगा प्रोजेक्ट बी के लिए। तो चलो प्रोजेक्ट बी के लिए काउंटिंग करता हूं मैं, प्रोजेक्ट बी के लिए काउंटिंग, उसमें भी दोनों एनपीवी निकालूंगा मैं। पहली एनपीवी जो निकालूंगा वो एट द रेट 18% की एनपीवी होगी। अब फटाफट इसकी एनपीवी लाते हैं। सो 3.127 क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर है,
इससे मुझे कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 5,80,000 का कैश फ्लो है, और इसमें से मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट बी माइनस करना पड़ेगा जो कि 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है। चलो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 3.127 इंटू 5,80,000 माइनस 18 लाख, तो मेरा जो एनपीवी आएगा वो 13,660 का एनपीवी आएगा। वही मैं अब एनपीवी दूसरा गिनना चाहता हूं, एनपीवी एट द रेट ऑफ 20%, राइट। एनपीवी एट द रेट ऑफ 20%, ये 2.991 इंटू मुझे करना पड़ेगा 5,80,000 के कैश फ्लो का फिगर, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे 18 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आई एम श्योर ये स्टेप्स अब आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। 2.991 इंटू 5,80,000 माइनस 18 लाख करूंगा तो नेगेटिव एनपीवी देखिए आती है 65,220 की। मुझे चाहिए थी एक पॉजिटिव एनपीवी और मुझे चाहिए थी एक नेगेटिव एनपीवी। आप देखिए तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी मुझे मिल जाती है। अब मुझे आईआरआर गिनने के लिए करना है क्या? अब मुझे आईआरआर गिनने के लिए सिंपल आईआरआर का फॉर्मूला लगा देना है, और जैसे ही मैं आईआरआर का फॉर्मूला लगा दूंगा बच्चों, आईआरआर हमारे सामने होगा। चलिए आईआरआर का फॉर्मूला लगाने के लिए छोटी सी जगह पहले यहाँ पे डिसाइड करते हैं और फिर आईआरआर को गिनने की ट्राई करते हैं। चलिए इस तरफ आईआरआर गिनेंगे। आईआरआर का जो बेसिक फॉर्मूला है पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। बोले बच्चों आईआरआर का फॉर्मूला क्या था? इफ यू रिमेंबर इट, आईआरआर इक्वल टू लोअर रेट प्लस हम करते हैं ऊपर पॉजिटिव एनपीवी। इस बार मैं इसे शॉर्टली पी एनपीवी लिख देता हूं। नीचे हम करेंगे पॉजिटिव एनपीवी प्लस करेंगे प्लस या माइनस, ऑफ कोर्स वैसे प्लस हो जाएगा लेकिन लिखने को माइनस लिखेंगे, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस करेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव एनपीवी, राइट। माइनस कौन सी एनपीवी करनी पड़ेगी बच्चों? नेगेटिव एनपीवी। जरा ध्यान से इसे सीखने की आप कोशिश करें। नेगेटिव एनपीवी हो जाएगी, और इनटू मुझे करना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आराम से आपका काम हो जाएगा। चलिए अब मैं आईआरआर प्रोजेक्ट ए का निकालता हूं, व्हाइट कलर ही इसको कंटिन्यू करूंगा। सो आईआरआर फॉर प्रोजेक्ट ए, बोलिए उसमें लोअर रेट क्या था? लोअर रेट 18% था, प्लस पॉजिटिव एनपीवी वॉज 50,800, और नीचे अगर मैं नेगेटिव एनपीवी को ऐड कर दूंगा, एक्चुअली दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 50,800 माइनस और ये माइनस दोनों प्लस होके वो प्लस 3,600 होगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट इज 2% हियर दिस टाइम। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 18 प्लस, अगर पूरा मैं सॉल्व कर दूं 50,800 प्लस 3,600 डिवाइडेड बाय 50,800 और इनटू अगर मैं 2 कर दूं तो पूरा सॉल्व करके मुझे बच्चों मिलता है यहाँ पे, आई एम श्योर आप भी कैलसी पे इसको चेक करते जा रहे होंगे, 1.87 इक्विवेलेंट टू मेरा जो आईआरआर आएगा वो 18 पॉइंट नॉट 18 एक्चुअली 19.87% का आईआरआर आएगा ऐसा लग रहा है। तो 19.87% ये हमारा आईआरआर आ गया हमारे पहले क्वेश्चन में। आई एम श्योर एकदम आराम से आपको ये बात एकदम समझ में आई होगी कि क्या बच्चों ये हो रहा है, राइट। सो 19.87% इज द फिगर ऑफ आईआरआर। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर 19.87% पे आप एनपीवी निकालोगे तो एनपीवी का फिगर 0 या 0 के आसपास आएगा। बच्चों इस बार अगर आप एनपीवी वापस निकालने की ट्राई करोगे ना 19.87% पे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एनपीवी का फिगर इस बार 0 के और नजदीक आएगा। जैसे आगे के क्वेश्चन में हमारा जैसे वो 2000 जितना डिफरेंस आ रहा था, वो 5 का डिफरेंस लेने की वजह से, वैसा यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे 19.87 पे एनपीवी अच्छी खासी 0 के आसपास आएगी, क्योंकि हमने जो ये डिफरेंस लिया है ना हायर एंड लोअर रेट का, वो बहुत ही छोटा सा, यानी कि सिर्फ 2 का ही डिफरेंस लिया है। आप चाहे तो इसकी एनपीवी गिन के देख सकते हैं, बाकी 19.87 आंसर आएगा। चलिए दूसरे का आईआरआर एक बार गिन लेते हैं, आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट बी। तो आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट बी निकालूंगा, सेम फॉर्मूला लगाऊं तो लोअर रेट था 18%, ठीक है बच्चों, प्लस इसमें करना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव एनपीवी।
ऊपर की साइड पे पॉजिटिव एनपीवी आएगी 13,660 की एनपीवी, और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव का टोटल करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 13,660, और इसमें प्लस हो जाएगा 65,220 प्लस करना पड़ेगा, और इनटू हायर एंड लोअर रेट का डिफरेंस कितना है बच्चों 2 है। चलो इसको पूरा अगर मैं सॉल्व करूं तो 18 प्लस मुझे क्या मिलता है वो देखता हूं, 13,660 प्लस 65,220 डिवाइड करूंगा फिगर को 13,660 से और इंटू 2, तो बच्चों मुझे जो मिलता है यहाँ पे वो मिलता है 0.3463, और इससे मेरा जो IRR का आंसर आएगा बच्चों वो 18.3463%, ये मेरा IRR का आंसर बच्चों यहाँ पे आ जाता है। सो आई एम श्योर आपको आइडिया आया होगा कि दोनों में IRR कैसे गिनते हैं। इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि अगर आप इस परसेंटेज पे एनपीवी को चेक करना चाहे प्रोजेक्ट बी के लिए, तो देखना इस बार जो आपका एनपीवी का फिगर आएगा वो अच्छा खासा जीरो के नज़दीक या रफली टेंड्स टू जीरो का फिगर ही आएगा। क्योंकि क्या है इसका राज, क्योंकि हमने जो ये हायर एंड लोअर रेट का डिफरेंस लिया है वो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 लिया है, जो कि 5 से बहुत ही छोटा सा लिया है। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी कंसेप्चुअल चीज सिखाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में कैश फ्लो दिया ना हो, अब तक के सवालों में क्या हो रहा था, हर क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो पहले से दे दिया था गिन के, पर हो सकता है ना कि किसी सवाल में आपको कैश फ्लो पहले से गिन के दिया ही ना हो। अगर आपको पहले से कैश फ्लो गिन के नहीं दिया है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बना के या कैश फ्लो का छोटा सा टेबल बना के उस कैश फ्लो को पहले गिनना पड़ेगा। तो वो आप कौन सा टेबल बनाएंगे और कैसे कैश फ्लो गिनेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहला टेबल जो आपकी स्क्रीन पे आता है वो कुछ इस तरीके से है। एक बात आप ध्यान से समझिए, ये टेबल आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। लिवरेज चैप्टर की अगर आप बात करो तो लिवरेज चैप्टर में आप ये टेबल बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। इट्स नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छोटा सा इसमें चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इस टेबल के फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कुछ फिगर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैश फ्लो अगर किसी क्वेश्चन में पहले से दिया ना हो तो वो कैश फ्लो हम कैसे लेके आ सकते हैं, राइट। जैसे देखते हैं यहाँ पे कि सेल्स, मान लो कि मैं 2 लाख रुपीस का एक बार ले लेता हूँ, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल फिगर। उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ, ऐसा मान के कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 50% है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा 1 लाख रुपीस का वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे जो मुझे कंट्रीब्यूशन का फिगर मिलेगा बच्चों, वो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 1 लाख का फिगर। फिर इसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट एक बार हाइपोथेटिकली 50,000 मान लेता हूं, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर जो है वो 50,000 आएगा। ये कटने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपका अर्निंग्स बिफोर, इस बार इसका मीनिंग समझना, ये जो PBDIT लिखा है उसको एक्चुअली EBDIT भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी जो मैंने ये फिक्स कॉस्ट माइनस की है, देखो बच्चों उसमें मैंने क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब मैंने जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ली थी उसमें ऐसा माना था कि इसमें डेप्रिसिएशन अभी नहीं है, मैं डेप्रिसिएशन को अलग से माइनस करूंगा। इस चैप्टर में जब भी आपको कैश फ्लो ना दिया हो और आपको खुद कैश फ्लो गिनना पड़े, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन आप अलग से माइनस करेंगे, क्योंकि आगे जाके उसी डेप्रिसिएशन को वापिस प्लस करना पड़ जाएगा। देखते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन के पहले का जो प्रॉफिट है वो मुझे यहाँ पे मिलता है 50,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मान लो कि डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ 5,000 रुपीज़ है, तो 5,000 कट होगा इसमें से, तो मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा 45,000। इंटरेस्ट का फिगर एक बार ले लेते हैं कि 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट का फिगर है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000 मिलेगा, है ना बच्चों। और 42,000 में से
टैक्स का फिगर एक बार 50% मान लेते हैं तो 21,000 का इसमें से टैक्स कटेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बच्चों आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 21,000। अब इसके अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे। क्यों सर डेप्रिसिएशन को एड बैक क्यों करना है? दिस इज मोस्ट टाइम पी फॉर यू, दिस इज मोस्ट टाइम पी फॉर यू, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको याद हो तो हम लिवरेज चैप्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर तक आके रुक जाते थे, लेकिन यहां पे हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक करेंगे। क्यों करेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक? एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं डेप्रिसिएशन को इसलिए ऐड बैक करूंगा क्योंकि मुझे कैश फ्लो गिनना है, और डेप्रिसिएशन जो बच्चों होता है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। आई एम श्योर आप मेरी बात समझ रहे हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है बच्चों वो नॉन कैश होता है, और नॉन कैश होने की वजह से मुझे डेप्रिसिएशन को एड बैक करना पड़ेगा। अगर मैं डेप्रिसिएशन को एड बैक नहीं करूंगा तो ये प्रॉफिट जो है ना वो एक नॉन कैश खर्चा माइनस करने के बाद का प्रॉफिट रह जाएगा। मुझे एक बार इसमें डेप्रिसिएशन को एड बैक करना पड़ेगा, जो कि था यहाँ पे 50,000 का डेप्रिसिएशन, नहीं सॉरी डेप्रिसिएशन वाज 5,000, तो 5,000 को मैं एड बैक करूंगा, इसलिए 26,000 रुपीज जो आएगा ये आएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम दिस बिजनेस। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही है। आप ये पूरा टेबल बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर हमको सेल्स से ही शुरुआत करनी पड़े। कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर दिया हो तो आपके टेबल की शुरुआत इसी स्टेज से होगी और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। बट यस, इस टेबल को आपको माइंड में रखना पड़ेगा बच्चों। एक और तरीके से भी टेबल बनाया जा सकता है। देखिए कुछ इस तरीके से भी टेबल बनाया जा सकता है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें एक छोटा सा फर्क है, आप डेप्रिसिएशन को देखो माइनस नहीं करते। अगर आप इस टेबल को पढ़ोगे तो सेल्स सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, फिर कंट्रीब्यूशन जो आया है वो भी सेम है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो भी सेम है। लेकिन यहां देखो थोड़ा सा चेंज आ गया। इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दिया है। मतलब डेप्रिसिएशन अलग से मैं माइनस नहीं करने वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन में अलग से माइनस नहीं करने वाला। तो सर जब मैं माइनस नहीं करूंगा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को एडबैक भी नहीं करूंगा, लेकिन उसकी जगह पे मैं आगे जाके ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड बेनिफिट। मैं कुछ समझाता हूं, पहले फिगर्स को लिखूंगा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। सो पेशेंस रखिए, फिगर्स को देखते जाइए और ये समझते जाइए कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं। देखिए सेल्स का जो फिगर है वो तो मुझे 2 लाख ही लेना है, जो 2 लाख का फिगर था वही लेना है। वेरिएबल कॉस्ट का फिगर मुझे 1 लाख ही लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे सेम तरह का टेबल बनाना है। तो कंट्रीब्यूशन नेचुरली यहाँ पे 1 लाख ही आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का जो फिगर है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पहले भी 50,000 लिया था तो अब भी 50,000 लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो फिगर आएगा वो फिगर आ जाएगा बच्चों 50,000। अब मैं इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट इंटरेस्ट लेस कर रहा हूं, जो कि इंटरेस्ट का फिगर आ जाएगा बच्चों 3,000 रुपीज। सो फाइनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर आपके लिए 47,000 आ रहा है बच्चों, और इसके ऊपर टैक्स का काउंटिंग 50% के हिसाब से गिनेंगे तो 23,500 हो जाएगा, और इसलिए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या आएगा? 23,500। हुआ पता है क्या? हमें एक्चुअली डेप्रिसिएशन माइनस करके ही टैक्स गिनना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। सुनिए मेरी बात, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। तो सच में तो हमें पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए और उसके बाद ही हमें टैक्स को माइनस करना चाहिए। लेकिन देखो यहां पे हमने ऐसा नहीं किया, हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, इस वजह से टैक्स का फिगर भी गलत आया है। टैक्स का सही फिगर होना चाहिए 21,000, लेकिन हमारा फिगर आया 23,500। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हमें तो कैश फ्लो तक पहुंचना है। देखो सिंपली क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस करते
तो डेप्रिसिएशन के ऊपर हमारे जो टैक्स की सेविंग्स होती, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डेप्रिसिएशन के ऊपर जो हमारे टैक्स की सेविंग्स होती, वो सेविंग्स को अगर मैं एड बैक कर दूं तो मुझे कैश फ्लो सही मिल जाना चाहिए। देखिए डेप्रिसिएशन था 5000 रुपीज, लेट मी शो द वर्किंग ओवर हियर। डेप्रिसिएशन था 5000 रुपीज और टैक्स का जो रेट था वो था 0.50, मतलब 50% का टैक्स का रेट था। तो मैं ये कहता हूं कि 2500 का हमारा टैक्स बचना चाहिए था ना। ये हमारा डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड है। तो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का मीनिंग बच्चों आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड जो है वो और कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन के ऊपर बचने वाला टैक्स जो है वो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड है। तो मैं यहां पे ये 2500 रुपीज को एड बैक जैसे ही कर देता हूं, देखिए बच्चों मेरा कैश फ्लो वापिस वही आया है जो पहले टेबल में आया था, दैट इज 26,000। तो आप दो तरीके से टेबल बना सकते हो और कैश फ्लो ला सकते हो। आई एम श्योर आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। या तो आप इस तरीके से पूरा फिगर बनाइए या तो आप इस तरीके से बनाइए। ध्यान ये रखना है, मैं आपको इसका फाइनल रूल बता दूं, फाइनल स्टेप बता दूं। अगर आपने डेप्रिसिएशन पहले माइनस किया है तो आपको बाद में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन पहले टेबल से माइनस किया ही नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे आपको डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड बेनिफिट ऐड करना पड़ेगा। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड बेनिफिट, यानी कि डेप्रिसिएशन के ऊपर होने वाली टैक्स की बचत, उसको आपको एड बैक करना पड़ेगा। सो आई एम श्योर कि कैसे हम कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मेट आपको अच्छी तरह समझ में आया है। मोर और लेस बच्चों इस चैप्टर में हमने सारे मेजर समझ लिए हैं। अब हमें एक एक करके इसके सम्स की सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है बच्चों। चलिए, तो मुझे लगता है कि आईआरआर के एक सवाल की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आपको लेके चलता हूं आईआरआर के ही एक क्वेश्चन में, जिसके अंदर हमें स्पेसिफिकली आईआरआर गिनना हो, ऐसे किसी क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पूरा करते हैं। इसमें हमें कैश फ्लो भी कैसे ढूंढना है ये भी पूछा गया है और हमें आईआरआर भी कैसे ढूंढना है ये भी पूछा गया है। बच्चों जो क्वेश्चंस मैंने चूज किए इस वीडियो में वो इतने अच्छे चूज किए हैं कि कुछ 14 to 15 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे तरीके से नोटबुक में मेरे साथ साथ गिन लेते हो तो इस चैप्टर में आपको दूसरा कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा क्या लिखा है। A company proposes to install a machine involving a capital cost of rupees 3,60,000, यानी कि बिजनेस का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 3,60,000। The life of the machine is 5 years. This is the life of the machine and its salvage value at the end of the life is nil. यानी इस मशीन को हम बेचेंगे तो उसके सामने हमें कोई salvage value मिलने वाली नहीं है। The machine will produce net operating income after depreciation of 68,000। एक बात समझ लीजिए बच्चों, ये आपको लैंग्वेज में परेशान करने की कोशिश की है। नेट ऑपरेटिंग इनकम, जब भी आप ऑपरेटिंग इनकम पढ़ो तो इसका मतलब आप निकालिए अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या तो कहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब नेचुरली बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो जो डेप्रिसिएशन कटना होगा वो तो ऑलरेडी कट ही चुका होगा, इसलिए क्या लिखा है इन्होंने, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसमें से डेप्रिसिएशन एक बार कट चुका है, समझना बच्चों। ये कौन सा स्टेज आया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का। वो 68,000 पर एनम दिया है और कंपनी का टैक्स रेट हमें 45% दिया है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द 5 years, ये जो मुझे फैक्टर दी है बच्चों, ये वर्ड याद कीजिए, क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर, यानी कि मुझे अलग अलग CDF यहां पे दिया हुआ है। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए, एक बात नोटेबल है, पूरे सवाल में कहीं पे भी कैश फ्लो दिया ही नहीं है। कैश फ्लो की जगह पे आपको क्या दिया है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
तो मैंने कहा था और अभी राइट टाइम पे आपको सिखाया भी है कि आपको सबसे पहले अब कैश फ्लो लाना सीखना पड़ेगा। अब देखो कैश फ्लो कैसे आएगा, अगर उसकी हम बात करें तो हम EBIT से शुरुआत कर देंगे। एक छोटा सा टेबल सिर्फ यहाँ पे बनाना है, आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में लिख दूंगा 68,000। नेचुरली इसमें से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, इसमें से सबसे पहले टैक्स माइनस होगा जो कि एट द रेट ऑफ 45% मुझे माइनस करना है। तो 68,000 का 45% करूंगा तो 30,600 का तो बच्चों आ जाएगा टैक्स। इससे मुझे मिलेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अगर माइनस करता हूं तो फिगर आता है 37,400 का फिगर। आई एम श्योर आप बात समझ रहे हैं। और भूलिएगा नहीं, अर्निंग आफ्टर टैक्स का फिगर आने के बाद आपको इसमें एड बैक करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। याद करो ये लिखा ही हुआ था कि आफ्टर डेप्रीसिएशन का फिगर दिया है, यानी ये 68,000 डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद ही आया था। अब एक बार जब डेप्रीसिएशन माइनस हो चुका है बच्चों, तो उसी डेप्रीसिएशन को हमको एडबैक भी तो करना पड़ेगा, और एडबैक करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, इसमें प्लस डेप्रीसिएशन कर दिया है। तो चलिए डेप्रीसिएशन कितना गिनना है, तो उसकी एक छोटी सी वर्किंग यहां पे मैं नीचे कर देता हूं। देखिए डेप्रीसिएशन जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रीसिएशन है, यहां पे कुछ बोला नहीं है तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब कॉस्ट ऑफ द मशीन यहां पे है वो है 3,60,000, स्क्रैप वैल्यू इसकी 0 बोली थी, एंड नंबर ऑफ ईयर्स इसके 5 साल है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो बच्चों आप आराम से समझ सकते हैं कि डेप्रीसिएशन का जो फिगर आएगा वो 72,000 का फिगर आएगा। तो मैं यहाँ पे एड बैक कर देता हूँ 72,000 का डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नॉन कैश नेचर का होता है, एंड नॉन कैश नेचर का एक्सपेंडिचर जो माइनस हो चुका है वो गलत माइनस हुआ है, इसलिए भूलना नहीं है कि इसे एड बैक करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस विल गिव मी माई कैश फ्लो। इससे जो मुझे मिलेगा वो मेरा कैश फ्लो का फिगर आ जाएगा 37,400 प्लस 72,000। मेरे कैश फ्लो का जो फिगर आएगा वो 1,09,400 का फिगर आएगा। 1,09,400 का फिगर बच्चों आएगा। तो ये आ गया मेरा कैश फ्लो का फिगर। अब देखिए कैश फ्लो मिल चुका है, हमें गिनना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रपोजल। तो IRR निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग परसेंटेज तो है ही, राइट। मुझे लगता है कि हमें सिंपल क्या करना चाहिए, इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव NPV तो गिन ही सकते हैं अगर गिननी है तो, लेकिन उसकी जगह पे देखो एक और तरीका लगाने की ट्राई करते हैं। क्योंकि जब इतने सारे क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिए होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि हमें IRR का एक टिपिकल आंसर दे ही दिया होता है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम पॉजिटिव नेगेटिव NPV की भी बात कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं चलो ना एक बार NPV निकालने की कोशिश करता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं अगर NPV निकालूं यहाँ पे, एक बार ट्राई करते हैं, पहले 15% पे ट्राई करते हैं, 14 पे नहीं करनी, लगता है कि 14 पे पॉजिटिव ही आएगी। तो चलो NPV को निकालते हैं। बोले NPV के लिए वापिस हमें क्या करना है, NPV का फॉर्मूला है सिग्मा DCF माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसी NPV के लिए हमें करना पड़ेगा क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर इनटू कैश फ्लो। इससे हमें सिग्मा DCF मिलेगा और माइनस करना पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए अब मैं निकालता हूं NPV एट द रेट ऑफ 15%। पहले मुझे लगता है कि 15% से ही बात बन जाएगी। 14 पे लगता है कि आपकी NPV जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो 15% पे हमारा सिग्मा हमारा क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर कितना था, 15% पे 3.35 का फैक्टर है, और कैश फ्लो जो हमने गिना है वो है 1,09,400 का कैश फ्लो, एंड माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में है 3,60,000 रुपीज़ का। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो देखिए मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा वो देखना है, राइट। हमारा जो आंसर आएगा वो 6,490 रुपीज़ की पॉजिटिव NPV आ रही है बच्चों। अब यही NPV निकालने की ट्राई करते हैं सीधा 16% पे, राइट। देखिए पॉजिटिव NPV बहुत ही नज़दीक आई है 0 से, तो मुझे लगता है कि 16% पे ये नेगेटिव हो जाएगा। 16 पे नहीं हुआ तो 17 पे ट्राई करेंगे बच्चों। IRR में आप एक चीज़ हमेशा सीख लो,
कि आपको ट्रायल एंड एरर तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है बच्चों। तो देखो, मैं इसमें क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर जो 16% पे लिखना चाहूँ वो 3.27 लिख दूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैश फ्लो 1,09,400 से, राइट, और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं 3,60,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अब मुझे एनपीवी कितना मिलता है, 3.27 इंटू 1,09,400 एंड माइनस 3,60,000 करूंगा। यस, आई एम गेटिंग द नेगेटिव एनपीवी 2,262 की नेगेटिव एनपीवी बच्चों मुझे यहाँ पे मिल जाती है। अब तो लगाना है आईआरआर का सिंपल सा फॉर्मूला। तो आईआरआर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, लोअर रेट प्लस ऊपर लेनी है हमको पॉजिटिव एनपीवी, नीचे लिखेंगे पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी। आप जानते हो कि वो नेगेटिव नेगेटिव होके वैसे नीचे पॉजिटिव ही हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, और फिर लेना है हमें डिफरेंस ऑफ हायर रेट माइनस लोअर रेट। चलिए, ये सिंपल सा लीनियर इंटरपोलेशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे फॉर्मूला को भी हम चाहे ना तो कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बिना इस फॉर्मूला को ध्यान में रखे हुए भी बच्चों हमारा आंसर आराम से आ सकता है। बट यस, एक बार अगर फॉर्मूला याद रख लिया हो तो क्या बार बार चीज़ों को याद नहीं करना पड़ता, स्टेप एकदम क्लियर बन जाता है, तो उसी स्टेप को फॉलो करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए, लोअर जो रेट था वो 15% था, पॉजिटिव एनपीवी हमारी आई थी 6,490 डिवाइडेड बाय जो पॉजिटिव एनपीवी है वो 6,490 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस ही कर देता हूं 2,262 एंड हायर एंड लोअर रेट का डिफरेंस बच्चों यहाँ पे 1 है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट आंसर ऑफ आईआरआर। क्यों ऐसा बेस्ट आंसर आईआरआर का आएगा, इसका लॉजिक ये है कि हमने जो डिफरेंस लिया है ना बच्चों, ये हायर एंड लोअर रेट का जो डिफरेंस लिया है वो बहुत ही कम लिया, सिर्फ 1 का डिफरेंस लिया, तो इससे बेस्ट आईआरआर का पॉसिबल आंसर आएगा। चलिए, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करके आपको आंसर बताऊं कि आईआरआर क्या आ रहा है, आप भी कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 15.74%। दिस इज माई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर सम। 15.74% हमारा यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। चलिए फटाफट एक बार एनपीवी चेक कर लेते हैं 15.74% पे। तो पहले मैं इसका क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर लाता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1.1574 आप करेंगे और 5 बार इक्वल टू एम प्लस करके फिर मेमोरी को आप रिकॉल करेंगे तो आपको इसका क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर मिलेगा। आई होप आप शॉर्टकट समझ रहे हैं, 3.29, राइट, 2943 ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर आ गया है 15.74% पे। इनटू में करूंगा, कैश फ्लो था अपना 1,09,400, इससे मुझे सिग्मा डीसीएफ मिलेगा और इसमें से मैं माइनस करूंगा 3,60,000 रुपीज, तो इससे जो मुझे मिलेगा वो एनपीवी मिलेगा। चलिए इसको जरा एक बार सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। ये करने से सिर्फ और सिर्फ 391 का डिफरेंस आ रहा है और ये 391 रफली टेंस टू 0 का फिगर है। देखो एग्जैक्ट 0 क्यों नहीं आया, ये अगर सवाल आपके मन में आता है तो मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि एग्जैक्ट 0 इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हम जो ये लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, वही मैथमेटिकली हम चीज़ों को लीनियर मान के चल रहे हैं। आपको अगर याद हो तो जब मैंने इसी चैप्टर में आपको अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर पे एनपीवी गिन के बताई थी, तब ये बताया था कि एनपीवी जैसे जैसे डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे एनपीवी कम होती, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में कम नहीं होती। मतलब एनपीवी का जो बिहेवियर होता है बच्चों, वो लीनियर बिहेवियर नहीं होता है, ये कर्वी लीनियर बिहेवियर होता है अगर आप थोड़ा सा मैथ समझो तो। लेकिन जो चीज लीनियर नहीं है मैं उसको भी क्या मान के चला रहा हूं यहाँ पे, जो चीज लीनियर नहीं है मैं उसको भी लीनियर मान के ही चल रहा हूं। तो ये जो लीनियर इंटरपोलेशन करता हूं वो अपने आप में मैं ऐसी जगह पे फिट कर रहा हूं जो एक्चुअली लीनियरिटी में काम नहीं करती है, और इस वजह से भी आपका थोड़ा सा आंसर आएगा। बट बिलीव मी, द सेम क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द प्रैक्टिस मैनुअल ओनली, एंड आईसीईआई की प्रैक्टिस मैनुअल में भी अगर आप आंसर चेक करोगे तो 15.74% का आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना जरूर ध्यान रखें कि जब आप एनपीवी निकालने की ट्राई करोगे आईआरआर पे तो कई बार वो एग्जैक्टली 0 नहीं आएगी, लेकिन 0 के बहुत नजदीक आने की वजह से भी वो चीज हम चलाएंगे।
क्योंकि हम जो यहाँ पे इंटरपोलेशन कर रहे हैं वो लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे हैं, लेकिन एनपीवी और डिस्काउंट फैक्टर का जो रिश्ता है वो कभी भी लीनियर होता नहीं है। इस वजह से आंसर में थोड़ा बहुत फर्क तो आना ही है। बट यस, एज पर योर एग्जाम पेपर एंड ICAI 15.74% अगर आप गिन के आते हो तो आपको ये बिल्कुल भी गलत नहीं मिलेगा। यही आपका सही IRR का आंसर है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों।